Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. वीडियो कुछ हुआ है कि बांग्लादेश को आजकल बोला जा रहा है कि ये पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं ना, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी चलेंगे। बिकॉज पहले जो है वो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिल रही थी इंडिया की तरफ से, बट अभी जो है वो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, शेख हसीना चली गई। तो शेख हसीना के जाने के बाद जो है हिंदुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ टूट पड़े और मतलब उनके साथ बहुत वहाँ पर जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है। इस चीज को देखते हुए मोदी जी ने भी गुस्सा किया और बाकी लोगों ने भी इंडिया के गुस्सा किया कि भाई हमने तुमको जो है वो बांग्लादेश दिलाया था, हमने तुमको पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, अभी तुम हमारे बंदे को ही मार रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद, टमाटर बंद है, ठीक है, अब 4 व्हील वगैरह मतलब काफी चीजें जो है वो कह रहे हैं हम लोगों ने इनसे बंद कर लेनी, हवा पानी इनका बंद कर देना, फिर देखते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं। तो मोदी जी से पंगा इज नॉट चंगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आरजे रौनक क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा और अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जो है वो जरूर दीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना तुम लोगों ने, और दोस्तों तक भी इस वीडियो को यार शेयर किया करो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और भी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां की इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना दिया गया, मगर अब भी वहां हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। शेख हसीना पर कत्ल के मुकदमे कर दिए गए हैं। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की कस्टडी मांग रहा है, मगर वहां अगले चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता। वहां चुनी हुई सरकार आएगी भी या नहीं, क्या वहां फिर से कोई फौजी तानाशाह राज करेगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के पड़ोस में अगर आप नजर घुमाकर देखें तो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक सबके हालत बुरे हैं। पाकिस्तान तो जब से बना है वहां आधे टाइम फौज का ही राज रहा। आज जिस शाहबाज शरीफ की सरकार है वो भी अपनी जीभ से पाकिस्तानी फौज के जूते चमकाकर ही पीएम बने हुए। श्रीलंका में 2 साल पहले जब वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का था तो उन्हें भी उस वक्त देश छोड़कर दूसरे गोले पर जाना पड़ा। और म्यांमार में आंग सान सू की 2020 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वहां की सेना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनकी सरकार भंग करके उन्हें जेल में डाल दिया। हैरानी है कि भारत के मुकाबले ये देश बहुत छोटे हैं। इन देशों में भारत जैसी डाइवर्सिटी भी नहीं है, न वहां इतने धर्म हैं, न जाति, न ही स्टेट और न ही इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। और पुरानी गर्लफ्रेंड की याद की तरह अगर भूले भटके डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। अभी बांग्लादेश का मामला गर्म है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान और म्यांमार में मिलिट्री रूल की सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या रीजंस है कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में आज तक कभी मिलिट्री रूल की नौबत नहीं आई। साथ ही साथ हम उन लोगों की पोल भी खोलेंगे जो हर दिन अपने वीडियोस में भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़कर आपको ये बताते हैं कि कुछ लोग इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं याद दिला देता हूं आपको कि थोड़े टाइम पहले अपन ने एक ऐप की बात की थी जहां कुछ ही टाइम निकाल कर हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फिर से याद दिलाता हूं। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं बिनोमो के बारे में। आपको जानकर खुशी होगी कि तो दोस्तों बात यह है कि 1971 में वजूद में आने के बाद से बांग्लादेश का पूरा इतिहास नालायकी, बेशर्मी, एहसान फरामोशी और हिंसा से भरा हुआ है। 1971 में पाकिस्तान से आजादी लेने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नई सरकार के मुखिया बने। 1972 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस देश के बुरे हाल देखिए। जिन मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, जो महात्मा गांधी की तरह बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन होने चाहिए थे, वहां की आर्मी ने 15 अगस्त 1975 को उन्हीं मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 8 मेंबर्स को गोलियों से भून डाला। इसके बाद बांग्लादेशी आर्मी के मेजर जनरल जियाउर रहमान तख्ता पलट करके खुद देश के मुखिया बन गए। अगले 6 सालों तक अपने कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के बाद जनरल जियाउर रहमान भी कत्ल कर दिए गए। उसके बाद 1982 से लेकर 1990 तक एक और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को तबाह करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर हमारे प्यारे दर्शक गौर करें कि 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के अगले 19 सालों तक बांग्लादेश की फौज अपने हाथ से ताकत छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जो 71 से पहले जब पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रही थी तब इन्हें शिकायत थी कि वहां की फौज हमें पेलती है। फिर भारत की मदद से ये लोग 71 में पाकिस्तान से आजाद हुए। फिर इनकी आर्मी ने यह तय किया कि अब तक पाकिस्तानी फौज हमारे लोगों को पेलती थी, अब हम खुद अपने लोगों को पेलेंगे। मतलब आम बांग्लादेशी 71 से पहले भी पेला जा रहा था और 71 के बाद भी पेला गया। पेलने वाले बदल गए मगर पिलाई बदस्तूर जारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। जिन मुजीबुर रहमान ने इन्हें आजादी दिलाई, इन्होंने उन्हीं का कत्ल कर दिया।
फिर 1982 में मोहम्मद इरशाद ने अगले 9 सालों तक देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका उठा लिया। 1990 आते आते जब मोहम्मद इरशाद ने जुल्म की इंतहा कर दी तो उनसे लड़ने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना साथ आ गई। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो शेख हसीना और खालिदा जिया मिलिट्री रूल के खिलाफ 90 में साथ आई, उसके बाद 90 से लेकर आज तक ये दोनों आपस में जूतम पैजार कर रही हैं। 90 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो विपक्ष दबा रही हैं। जब शेख हसीना पीएम बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो खालिदा जिया की मैगी खा जाती है। खालिदा की पार्टी पर इल्जाम लगा कि उन लोगों ने शेख हसीना को मरवाने की कई कोशिशें की। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने खालिदा जिया को जेल में डाल दिया था, और आज शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई तो पहली फुर्सत में उन पर भी कत्ल के इल्जाम लगा दिए गए। तो छोटा सा देश है, इत्तू सा, मजहब के नाम पर वहां 90% मुसलमान है, फिर भी आजादी के 50 सालों बाद आज तक ये बर्बाद चल रहा है। खेलों के नाम पर बांग्लादेश की पहचान ये है कि उनकी टीम को क्रिकेट खेलना नहीं आता। कल्चर के नाम पर उनकी पहचान ये है कि वो हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज पर हमले करना जानते हैं। बाकी देशों में जहां देश के बीच गंदगी होती है, बांग्लादेश अकेला ऐसा देश है जहां गंदगी के बीच में देश है। फिर भी आप इन लोगों की अकड़ देख लीजिए, एटीट्यूड तो है बंगाल टाइगर वाला, लेकिन औकात टेडी बियर वाले टाइगर की भी नहीं है। जैसे आपके अच्छे घर के आसपास अगर कोई झुग्गी बना ले तो आपके मकान की कीमत गिर जाती है। हम भारतीय बगल में बांग्लादेश जैसा पड़ोसी पाकर यही फील करते हैं, मगर अफसोस, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब तो इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए योगी जी के बुलडोजर का ही सहारा है कि नहीं? और पड़ोसियों के मामले में भारत की किस्मत ऐसी है ना बॉस, कि अगर इसके ईस्ट में बांग्लादेश जैसा नालायक पड़ोसी है तो उसके वेस्ट में पाकिस्तान जैसा फटीचर देश है। बांग्लादेश में आज डेमोक्रेसी को लेकर जो परहेज दिखता है, वहां की फौज ने जो तानाशाही का शौक पाला है, वो उन्होंने अपने पुराने बाप पाकिस्तान से ही सीखा है। 1947 में वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। सही सुना आपने, मैंने पाकिस्तान ही बोला है। भारत के साथ आजाद हुए पाकिस्तान में 35 सालों तक सेना का ही राज रहा, और इस बीच जो सरकारें आई भी तो उन सरकारों के मुखिया को पाकिस्तानी सेना प्रमुखों के कच्छे धोकर अपना पद बचाना पड़ा है। भाई साहब, सही बता रहा हूं। और तो और पाकिस्तान के इतिहास में आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली सबसे ज्यादा 4 साल 2 महीने तक पीएम रहे थे, मगर उस वक्त उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी ने उनका जीवन काल पूरा कर दिया और 1951 में उनकी हत्या कर दी गई। 1958 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री सिकंदर मिर्जा ने वहां की सरकार को भंग करके मार्शल लॉ लागू करके देश की कमान आर्मी चीफ अयूब खान को दे दी, और अयूब खान ने पहली फुर्सत में अपने राष्ट्रपति का ही गेम बजा डाला। अयूब खान एक बार सरकार के चीफ बने तो उन्हें ऐसा चस्का लगा कि वो 11 सालों तक यानी 1969 तक पाकिस्तान के मुखिया बने रहे। और ऐसा नहीं था कि 1969 आते आते उनका इस संसार से दिल उठ गया, मोह भंग हो गया और वो हिमालय चले गए। उन्हें भी जूते मारकर ही इस पद से हटाया गया। उनके जाते ही एक और फौजी याया खान ने पाकिस्तान घोड़ी की कमान अपने हाथ में ले ली। इस भले आदमी ने सोचा कि पाकिस्तान को आजाद हुए 23 साल हो गए, चलो अब तो इलेक्शन करवा लेते हैं। मगर जैसे ही 70 में इलेक्शन हुए तो जानते हैं क्या हुआ? 70 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के मुजीबुर रहमान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। उन्हें देश का अगला पीएम बनना था, मगर पाकिस्तानी फौज में बैठे पंजाबियों को यह कबूल नहीं हुआ कि एक बंगाली हम पर हुकूमत करे। बस इसी बात पर उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में कलेश हुआ। और जैसे बच्चों में कलेश ज्यादा होता है तो क्या होता है, माँ बाप बीच में आकर सुलह करवा देते हैं ना। उसी तरह जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा कलेश हुआ तो इन दोनों के बाप हिंदुस्तान ने कहा कि बच्चों तुम लोग लड़ो मत, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे 2-2 देश बना देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों को यह हक है कि वो अपने बूते पर एक मुल्क बर्बाद करें, तो पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को भी बर्बाद करने के लिए एक मुल्क मिलना चाहिए, है कि नहीं? बस तभी भारत ने पूर्वी बंगाल के बंगालियों को बर्बाद करने के लिए एक देश दे दिया। और जैसे छोटे बच्चे खिलौना लेकर उससे खेलते भी हैं और उसे तोड़ते भी हैं, सेम उसी तरीके से अपने अपने वजूद में आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने अपने मुल्कों को खिलौना मानकर उससे खेलने लगे और उसे लगातार तोड़ने लगे। खैर 71 में बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे मनाने के बाद पाकिस्तानी फौज की पूरे मुल्क में गजब बेइज्जती हुई। फिर वहां कुछ साल के लिए एक डेमोक्रेटिक सरकार आ गई, मगर पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान ज्यादा दिनों तक पावर से दूर रहे तो ये लोग फड़फड़ाने लगते हैं
और 1977 आते आते जब इनसे नहीं रहा गया तो इन्होंने बोल ही दिया कि बहुत हो गया डेमोक्रेसी का नंगा नाच, इस मुल्क को दोबारा फौज के हवाले कर दिया जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके बाद 1977 से जियाउल हक पाकिस्तान नाम की इस नाजायज औलाद के बाप बन गए और 1988 तक इसे बर्बाद करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। इसके बाद के 11 सालों तक दुनिया के दबाव में वहां डेमोक्रेसी दिखाने के कई करतब किए गए, मगर 1999 में करगिल में अपनी फजीहत करवाने के बाद जनरल मुशर्रफ ने उसका ठीकरा नवाज शरीफ पर फोड़ा। शरीफ देश छोड़कर फरार हो गए। जनरल मुशर्रफ फिर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 2009 में वहां फिर से डेमोक्रेटिक सरकार आई, मगर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार में उतनी ही डेमोक्रेसी होती है जितना ओट्स के बिस्कुट में ओट्स और हॉस्टल के मटर पनीर में पनीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यूं तो हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी अपने बगल के इन दो नालायक पड़ोसियों पर ज्यादा रहती है, लेकिन आज नालायक पड़ोसियों की बात अगर हो ही रही है और हमने म्यांमार की बात नहीं की तो शायद वो बुरा ना मान जाए, इसलिए इनकी भी बात कर ही लेते हैं। 1948 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद शुरू में बर्मा को भी लोकतंत्र का काफी शौक था, मगर सिर्फ 14 सालों में पाकिस्तान की तरह बर्मा की आर्मी भी वहां हुकूमत करने के लिए तड़प उठी। 1962 में जनरल ने विन ने वहां की सरकार का तख्ता पलट किया और अगले 26 सालों तक अपने पिछवाड़े में सीमेंट लगाकर वहां की सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। 1988 में जब ने विन के राज के खिलाफ जनता में गुस्सा भड़का तो ने विन ने गुस्सा करने वाले 3000 लोगों को मौत के घाट उतारकर उनका गुस्सा और उनका शरीर ठंडा कर दिया। जो लोग भारत में सुबह शाम तानाशाही का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं वो ये जान लें कि ऐसा होता है तानाशाह। 26 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर चाहे हजारों लोगों को मारना पड़े तो क्या। खैर, इतने लोगों की मौत के बाद जब ने विन को यह लगा कि उनके पाप की टंकी भर गई है तो उन्होंने आगे के जुल्म करने के लिए नए सैन्य शाह को सत्ता सौंप दी। इसके बाद 2005 तक बर्मा यानी आज के म्यांमार में फिर से सेना ने धान बोई। इसके बाद के कुछ सालों में बर्मा में डेमोक्रेसी चाहने वालों और सेना के बीच लगातार लड़ाइयां हुई, इनमें कई जाने गई। म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए दुनिया का प्रेशर पड़ा। आखिरकार 2015 में वहां पहली बार कायदे से इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन में आंग सान सू जीत गई, मगर 2020 में आंग सान सू जीती और सेना की पार्टी हार गई। जी हां, सत्ता छोड़ने के बाद भी सेना ने वहां अपनी एक पार्टी बना रखी थी, मगर 2020 में जब सेना की पार्टी दोबारा हारी और सू की पार्टी को 80% सीटें मिली तो वहां की सेना घबरा गई, क्योंकि सेना ने 2008 में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बना दिया था कि चाहे डेमोक्रेटिक सरकार किसी की भी हो लेकिन सेना की ताकत बनी रहेगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब सू की सरकार थी उस वक्त भी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर से जुड़े मामले सू के पास नहीं थे, तब भी ये तीनों डिपार्टमेंट सेना देख रही थी। लेकिन 2020 में जब सू की दूसरी बार बड़े बहुमत से सत्ता में आई तो सेना को लगा कि सू की कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर सेना की ताकत कम न कर दे। बस इसी डर और चिढ़ में म्यांमार की आर्मी ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, आंग सान सू की जो कि 80% बहुमत से जीत कर आई थी, सेना ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। वो आज भी किस जेल में है किसी को नहीं पता, लेकिन उन पर दर्जनों झूठे मामले दर्ज कर दिए गए। और जो लोग नहीं जानते, ये वही आंग सान सू की हैं जिन्हें 1991 में बर्मा में लोकतंत्र लाने के लिए चलाए जा रहे उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बताइए, इससे भद्दा मजाक पूरी दुनिया में कुछ और हो सकता है क्या? हेलो, हैरानी ये है कि पाकिस्तान और म्यांमार एक ही वक्त पर आजाद हुए। भारत भी तभी आजाद हुआ। बांग्लादेश को 71 में आजादी मिली, मगर भारत को छोड़कर ये तीनों देश आजाद होने के बाद से सेना के कब्जे में ही रहे हैं। वहां डेमोक्रेटिक सरकारें रही ही नहीं है। इससे इन तीन देशों के कैरेक्टर का भी पता चलता है। अगर आप भारत और पाकिस्तान को ही कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि भारत में सेना को हमेशा अपनी हद पता थी। 1946 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ क्लाउड अचिनलेक ने नेहरू से कहा था कि भारतीय सेना को पता है कि उसका काम सिर्फ सरकार की पॉलिसी के अंडर काम करना है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा ने फौज को लिखी चिट्ठी में कहा था कि सेना में राजनीति जहर की तरह है, इससे दूर ही रहना चाहिए। 1947 में आजाद होते ही भारत में कमांडर इन चीफ का पद खत्म कर दिया गया था। लेखक स्टीवन विल्किंसन ने अपनी किताब आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस में कहा है कि आजादी के बाद भारत सरकार ने पहला अच्छा काम यह किया कि उसने सबसे पहले सेना में कमांडर इन चीफ का पद खत्म किया। आपको बता दें कि सेना में कमांडर इन चीफ के पास सारी ताकत होती है। पाकिस्तान की सेना में अभी भी कमांडर इन चीफ की पोस्ट होती है। इसके अलावा हमने तीनों सेनाओं के अलग अलग चीफ बनाए हैं।
किसी भी तरह की तख्तापलट की कोशिश न हो, इसके लिए तीनों सेनाओं को रक्षा मंत्री के अंडर रखा गया है। वहीं इस्लामिक बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो तख्तापलट हुए हैं, अगर वहां कभी भी लगातार डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं रह पाई, कुछ लोग इसकी वजह इन देशों के कैरेक्टर को भी बताते हैं, जहां हर कोई खुद सत्ता पाना चाहता है। जैसे पुराने वक्त में शासकों ने सत्ता हथियाने के लिए अपने रिश्तेदारों को मरवाया, अपने बाप तक का कत्ल करवाया। कुछ वैसा ही इन देशों में भी दिखता है। जिसके पास भी थोड़ी सी भी ताकत होती है, वो दूसरे की सत्ता स्वीकार नहीं करता। आर्मी को लगता है कि ताकत तो हमारे पास है, तो फिर हम डेमोक्रेटिक सरकार की क्यों सुने। यहीं पर एक देश का कैरेक्टर सामने आता है। भारत में चाहे कैसे भी हालात रहे हों, अदालतों और सरकारों में कैसे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हों, आर्मी और सरकार में भी किसी भी तरह के मतभेद रहे हों, मगर भारत के 77 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन भी सेना ने देश चलाने की सोची हो। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने सारी ताकत खुद ले ली थी, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 2 साल में अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। उस वक्त भी आर्मी ने कोई दखल नहीं दिया था। 77 में इंदिरा गांधी ने जो किया, उसकी मार उनकी पार्टी को आज तक सहनी पड़ती है। और तो और, एक वक्त केंद्र सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी राज्य में धारा 356 लागू कर देती थी, मगर आज की केंद्र सरकार ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकती। मतलब कानून से ताकत मिलने के बावजूद एक चुनी हुई केंद्र सरकार भी राज्य की सरकार को हटाने से हिचकिचाती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। भारत के लोकतंत्र में भी खामियां हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 77 सालों बाद आज भी हम लोकतंत्र हैं। कुछ लोग हर दिन छाती कूटते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, ईवीएम फर्जी है, नेता जेल में डाले जा रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है। मगर ये इस देश के सिस्टम की ताकत ही है कि अगर नेता अदालतों की तरफ से जेल में डाले जाते हैं, तो यही अदालतें हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत भी दे देती है। आप ईवीएम को कितना फर्जी क्यों ना बता दे, मगर इसी ईवीएम के रहते पिछली बार 100 सीटों पर सिमटा ऑपोजिशन इस बार 225 सीटों के पार चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रोपेगेंडा में न फंसें, न किसी पार्टी की बातों में आए। आप बस इस देश के सिस्टम पर भरोसा रखें। वो सिस्टम जिसके तहत इलेक्शन कमीशन वोटिंग करवाता है, वो सिस्टम जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, और वो सिस्टम जिसके अंडर हमारी आर्मी हमेशा डिसिप्लिन में बनी रहती है। और दोस्तों, अगर ये सब न हो तो हमारा हाल भी बांग्लादेश और कांग्लादेश, बोले तो पाकिस्तान जैसे हमारे बर्बाद पड़ोसियों जैसा हो जाएगा। इसलिए भगवान का शुक्र मनाइए, बांग्लादेश बोलता कुछ भी नहीं है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ओके गाइस, तो आज जो रौनक ने जो है वो बांग्लादेश के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की भी धोती खोल दी और काफ़ी चीज़ों में जो है वो दोनों को जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना, आमने सामने लाके खड़ा कर दिया कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। देखा जाए तो बांग्लादेश को ये सारी चीज़ें जो है हिंदुओं के साथ नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज यार शेख हसीना ने, ठीक है, जो उन्होंने किया गलत किया, स्टूडेंट्स के साथ सही किया, वो उनके ऊपर था। आपने ठीक है उनको निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, सारी चीज़ें एक तरफ कर दो, लेकिन उसमें जो है उन हिंदुओं बेचारों का क्या कसूर है। स्टूडेंट्स तो अपने लिए जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर बीच में हिंदू कहाँ से आ गए। मतलब ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सोची समझी हुई चाल थी, जो कि शुरू से इसी चाल पे चल के जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो किए जा रहे थे। शुरू से देखा जाए तो वाकई यार बांग्लादेश काफ़ी मुसीबतों में था, मुश्किल में था। बंगालियों को पाकिस्तान के अंदर अच्छा समझा नहीं जाता था और उनको जो है वो मतलब आए दिन कोई ना कोई चीज़ होती थी, औरतों के साथ बुरा सलूक होता था, सब सारी चीज़ें जो है वो सबके सामने है। लेकिन उसी टाइम पर अगर इंडिया हेल्प ना करता तो आज भी ये लोग यहीं पिस रहे होते, और पाकिस्तान के पास तो आगे अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, वो मतलब दे आर अबाउट टू डाई वाली बात हो गई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी गिर चुकी है और लोगों को जो है वो बेसिक नीड्स, उनकी सहूलतें जो है वो भी नहीं दी जा रही, तो किसके ऊपर जो है वो फिर नज़र की जाए। तो अभी इंडिया के साथ जब तक जो है वो सही रहता कोई कंट्री, ठीक है, जैसे बांग्लादेश इंडिया के साथ सही था और इंडिया ने भर भर के जो है वो उनको पैसा भी दिया, सारी चीज़ें की, फैसिलिटेट उनको किया, लेकिन जब इन्होंने दिखाया तो फिर वो भी पीछे हट गए। जैसे पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ, लेकिन जब पाकिस्तान ने जो है वो उनके ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए तो फिर वो भी पीछे हट गए। तो यही सारी चीज़ें होती है ना कि जब तक आप इंडिया के साथ अच्छे रहोगे वो आपके साथ अच्छे रहेंगे, जब आप उनके साथ बुरा करोगे तो वो डबल बुरा करना शुरू कर देंगे। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।